हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है मुगल काल में साहित्य का विकास। साहित्यिक दृष्टि से मुगल काल में विभिन्न प्रकार के भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ। नवीन रचनाओं और अनुवादों दोनों की दृष्टि से उस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए। फारसी, उर्दू, संस्कृत, चाहे संस्कृत, हिंदी और चाहे क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गए, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ओडिया में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। स्वयं मुगल बादशाहों एवं राज परिवारों के अनेक विद्वानों ने उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। तो मुगल काल में अनेक साहित्य जो रचनाएं थी उस टाइम पे बहुत विकास हुआ उसका। अनेक विद्वान थे उस टाइम पे, उन्होंने उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। पहला हो गया फारसी साहित्य। मुगल काल में फारसी साहित्य की अच्छी प्रगति हुई। उस समय फारसी क्या हो गया, राजभाषा बन गई थी मुगल काल में। अतः सर्वाधिक साहित्यिक ग्रंथों की रचना फारसी में हुई। मुगल राज्य का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। तो ये राजभाषा थी मुगल टाइम पे। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। बाबर स्वयं एक क्या था, विद्वान था। वो विद्वानों का आदर किया करता था। उसने अपनी जो आत्मकथा थी तुझके बाविनी अथवा बाबरनामा तुर्की में लिखी। इसे 3 बार फारसी में अनुवाद किया। बाबर तुर्की व फारसी दोनों ही का कवि था। उसने फारसी में एक नई काव्य शैली निकाली जिसे मुबायन कहते थे। उसके समय में मिर्जा हैदर ने तारिख ए रसीदी एवं सैयद मुकब्बर अली ने तवारीख नामक ग्रंथों की रचना की। तो उसकी जो आत्मकथा थी वो थी बाबरनामा। वो तुर्की में थी मूलतः। उसका 3 बार फारसी में अनुवाद किया गया। हुमायूं तुर्की तथा फारसी साहित्य का अच्छा ज्ञाता था तथा उसे दर्शन, गणित, नक्षत्र विज्ञान का भी ज्ञान था। उसने विभिन्न विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी, जिसमें हुमायूं के कार्यकलापों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हुमायूं के समय में अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में खबदनगीर की कानून हुमायूनी, जौहर की तजाकीसत उल वकायात। तो हुमायूं क्या था, जो तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसे दर्शनों के, गणित, नक्षत्र का भी अच्छा ज्ञान था। तो हुमायूं के समय में जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, एक तो ये हो गई खबंदगीर की कानून हुमायूनी, जौहर की तजाकीसत उल वकायत तथा शेख वजाहिदा की तारीख हुमायूं का उल्लेख किया जा सकता है। साहित्यिक विकास की दृष्टि से अकबर का शासनकाल मुगल कालीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना गया है। यद्यपि अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था, परंतु उसने अपनी उदारता से ऐसा वातावरण बनाया जिससे उसके समय में साहित्यिक प्रगति सबसे अधिक हुई। उसने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया और संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी और आदि भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग स्थापित किया। अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ अबुल फजल की आईन अकबरी एवं अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित तबकात ए अकबरी, बदायूनी की मुक्त खाब उल तवारीख, फैज सरहिंदी द्वारा लिखित अकबरनामा, अकबर अहमद यादगार द्वारा लिखित तारीख ए सलातीन तथा अब्दुल रहमान खान खान द्वारा लिखित मासिर ए रहीमी, अब्दुल फजल एवं बदायूनी इसी समय के सर्वाधिक क्या थे, ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे। इसके अतिरिक्त भी अनेक साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना अकबर के समय में हुई। संस्कृत भाषाओं में रचित रचनाओं महाभारत हो गया, रजनामा, रामायण, लीलावती, रंजतरांगणी, नल दमयंती, पंचतंत्र तथा हरिवंश इत्यादि का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो इतिहास, ये अकबर का टाइम क्या था, हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। अकबर के उत्तराधिकारियों के काल में भी फारसी साहित्य में की वृद्धि हुई। जहांगीर स्वयं एक अच्छा विद्वान और समालोचक था। उसने अपने महान पितामह बाबर का अनुकरण कर अपनी एक आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखना आरंभ किया, परंतु इसे पूरा नहीं कर पाया। इससे बाद में मोतमिद खान ने पूरा किया। मोतमिद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी, जो कि उसके शासनकाल के इतिहास के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाता है। उसके काल के इतिहास के जो अन्य ग्रंथ लिखे गए थे वे मासिर ए जहांगीरी और जुब्द उल तवारीख उसके काल के विद्वान और कवियों में
निसापुर के नासरी गियाबेग नियामत उल्लाह एवं विशेष प्रसिद्ध थे। शाहजहां के काल में अबू जालिह काली हाजी मोहम्मद जान और चंद्रभान ब्राह्मण विशेष प्रसिद्ध थे। शाहजहां के काल में बहुत सा ऐतिहासिक साहित्य लिखा गया। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहांनामा और मोहम्मद सालिह ने अमल ए साहिल की रचना की। दारासी को अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था, जो कि शाहजहां का पुत्र था। उसने सूफी दर्शन और मुसलमान संतों की जीवनी पर कई ग्रंथ लिखे। दारासी को ने उसने कुछ उपनिषदों, भगवत गीता, योग वशिष्ठ के अनुवाद भी किए। उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मजमुउल वहरीन थी। औरंगजेब और उसके पश्चात फारसी साहित्य का विकास धीमा पड़ गया। औरंगजेब मुस्लिम धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र का अच्छा विद्वान था, पर उसे काव्य में कोई रुचि नहीं थी। वह अपने शासनकाल का इतिहास लिखे जाने का विरुद्ध था, लेकिन उसके संरक्षण के बिना ही उसके काल में कई महत्वपूर्ण इतिहास लिखे गए। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे लतीफ़ाकृत मुंतखाब उल लुबाब, मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, ईश्वरदास नागर की मासिर ए आलमगीरी, भीमसेन का नुस्खा ए दिलकश और खुजाइन राय का खुलासा उल तवारिक था। उसके बाद हो गया उर्दू साहित्य। फारसी साहित्य के बाद हो गया उर्दू साहित्य। पहले इसे ज़बान हिंदवी के नाम से पुकारा जाता था, परंतु बाद में इसका नाम उर्दू हो गया। अमीर खुसरो पहला विद्वान था जिसने उर्दू भाषा को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। उसके पश्चात सूफी संतों और कुछ भक्ति मार्ग के संतों ने भी अपने विचारों के प्रसार के लिए इसका प्रयोग किया। उर्दू का मुगल बादशाहों ने उर्दू को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया। मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह पहला बादशाह था जिसने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। उसने सरकारी कामकाजों की भाषा के रूप में उर्दू को अपनाकर इसका प्रसार किया। उर्दू के प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों में नुसरती बीजापुरी, वली औरंगाबादी, हातिम अफजली इलाहाबादी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मुगल काल में हिंदी साहित्य। मुगलों के भारत में आने के समय तक हिंदी भाषा साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया था। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के समय में हिंदी को संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, परंतु व्यक्तिगत प्रयासों से पद्मावत और युगावत नामक दो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। अकबर का राज्यकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग था। उनकी उदारता और धार्मिक सहनशीलता की नीति ने हिंदी साहित्य का निर्माण केवल दरबार के संरक्षण पर निर्भर नहीं रहा। व्यक्तिगत प्रयत्नों के कारण भी महान ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। राजा बीरबल, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास नरहरि और हरिनाई राज दरबार से संबंधित विद्वान थे। नंददास, विठलनाथ, परमानंद दास, कुंभन दास आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उस समय के हिंदी विद्वानों में तुलसीदास और सूरदास का विशेष महत्व था। तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका के माध्यम से राम भक्ति का प्रसार किया। उनकी रचनाओं को भावना, भाषा आदि सभी दृष्टियों से श्रेष्ठतम माना गया है। सूरदास ने कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया और उनके जीवन के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। सूरदास की अमर कीर्ति सूरसागर है। उन्होंने सूरसागर में जिन पदों का संग्रह किया वह भक्ति रस की श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जाती हैं। सूर के अतिरिक्त मीराबाई हो गया एवं नंददास ने भी कृष्ण भक्ति का विकास किया। अकबर के शासनकाल में हिंदी के मुसलमान कवि भी हुए। इनमें से अब्दुल रहीम खाना के सैकड़ों पद, दोहे और सतसैया तथा कृष्ण भक्ति पर लिखे रसगान के भजन और प्रेम वाटिका नामक काव्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का अमूल्य निधियां हैं। जहांगीर और शाहजहां ने हिंदू विद्वानों का सम्मान किया। जहांगीर का भाई दानियाल हिंदी में कविता करता था और जहांगीर के दरबार में वृक्ष राय, राजा सूरत सिंह,
जगरूप गोसाई, राय मनोहरलाल और बिशनदास जैसे हिंदी के विद्वान थे। शाहजहाँ के काल में भी हिंदी की पर्याप्त प्रगति हुई। सुंदर कविराय जिन्होंने सुंदर श्रृंगार लिखा, सेनापति जिन्होंने कवित रत्नाकर लिखा, कविंद्र आचार्य जिन्होंने कविंद्र कल्पतरु नामक कविता को मिश्रित अवधि और ब्रजभाषा में लिखा, शिरोमणि मिश्र, बनारसी दास भूषण, मोतीराम आदि हिंदी के विद्वान शाहजहाँ से शिक्षण प्राप्त किए हुए थे। अब हो गया संस्कृत साहित्य। फारसी, हिंदी अथवा उर्दू की तरह मुगल काल में संस्कृत का समुचित विकास नहीं हो पाया। अकबर ने संस्कृत के विकास में भी कुछ रुचि अकबर ने केवल क्या किया, संस्कृत के विकास में रुचि ली, इसे भी प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया। अबुल फजल ने उसके समय के अनेक विद्वानों का उल्लेख किया है। उसके समय में संस्कृत और फारसी भाषा का एक कोश फारसी प्रकाश तैयार किया गया। अनेक हिंदू और जैन आचार्यों ने संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों की रचना की। दरभंगा के महेश ठाकुर ने अकबर के समय का इतिहास संस्कृत में लिखा। जैन विद्वान परम सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण लिखा। जैन आचार्य सिद्धचंद उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित में अकबर के दरबार में गए जैन साधुओं के विषय में लिखा, और देव विमल तथा अनेक विद्वानों ने भी संस्कृत में अनेक रचनाएं लिखी। शाहजहाँ के समय तक राज दरबार में संस्कृत के विद्वानों को आश्रय मिलता रहा। कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित राज्य के कवि थे, और जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मुगल काल में साहित्य का विकास। फारसी साहित्य हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी और संस्कृत साहित्य के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।